हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एडोलसेंस स्टेज के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक है फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी और दूसरा है सम मेजर कंसर्न। दोनों ही टॉपिक फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम एडोलसेंट स्टेज को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है कॉप करने। इस एज में जो एडोलसेंट होते हैं वो प्यूबर्टी में एंटर कर जाते हैं। उनके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से और अपने एडल्ट से। इस वजह से बच्चे स्ट्रेन में रहते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं। उनके माइंड में तरह तरह के कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो एडोलसेंट होते हैं वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हैं। वो अपने लिए एक सेपरेट प्लेस सर्च करते हैं सोसाइटी में। तो किस तरह से उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलते हैं, देखो। फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी में आपको लिखना है एट दिस स्टेज एन एडोलसेंट ट्राइज टू फाइंड आउट हु ही इज एंड व्हाट आर हिज वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। देखो, जो एडोलसेंट स्टेज होती है इसमें जो एडोलसेंट होते हैं वो आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप से ही सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ आने का क्या पर्पस है। दूसरा, वो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्या बिलीफ है, क्या हमारी वैल्यूज है। कई बार वो कहता है कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, बहुत ज्यादा आस्तिक बन जाता है, दिन रात वो भगवान की पूजा करता है, देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़े बैठा रहता है, रोज मंदिर जाता है और कई बार वो बिल्कुल नास्तिक हो जाता है। जब उसके ऑब्जेक्टिव, जब उसके डिजायर्ड गोल वो अचीव नहीं कर पाता है तो उसका विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। यानी यहाँ पर जो उसकी आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश नहीं हुई है। उसके माइंड में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं। कई बार उसके बिलीफ कुछ बन जाते हैं और कई बार उसके बिलीफ चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से उसका जो एटीट्यूड है वो भी फिक्स नहीं है। कई बार वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली शो करता है और कई बार बिल्कुल रिजर्व हो जाता है। यानी कई बार इंट्रोवर्ट दिख रहा है और कई बार वो एक्सट्रोवर्ट। उसके एटीट्यूड में भी कोई भी फिक्सेशन नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये सब क्या है, ये उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टाइम है। देखो, जो एक एडल्ट होता है उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी उसकी जो पर्सनालिटी होती है, जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। अगर वो रिजर्व नेचर का है, अगर वो इंट्रोवर्ट है तो वो लाइफ टाइम इंट्रोवर्ट ही रहेगा। अगर वो एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, तो वो टॉकेटिव ही रहेगा, वो फ्रेंडली ही रहेगा लाइफ टाइम। लेकिन जो एडोलसेंट होते हैं इनकी पर्सनालिटी में टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं होती, वो एस्टेब्लिश हो रही होती है, वो फॉर्म हो रही होती है। तो समझ आया, फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी में जो एडोलसेंट होते हैं वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का क्या पर्पस है। दूसरा, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज है। इसके साथ साथ वो अपने एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करता है। क्लियर? अब देखो, दूसरा पॉइंट आता है
he tries to establish identity separate from his parents. देखो, सोसाइटी में जो भी उसकी पहचान है वो उसके पेरेंट्स से है। तो जब बच्चा एडोलसेंट पीरियड में आता है तो वो पेरेंट्स से सेपरेट अपनी एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है सोसाइटी में, कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। वो पेरेंट्स से सेपरेट एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो देखो, पेरेंट्स से सेपरेट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना कोई हंसी मजाक नहीं है। इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। बहुत इजीली आप पेरेंट्स से सेपरेट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इस वजह से माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, माइंड में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। इसी रीजन की वजह से पेरेंट्स के साथ भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। तो देखो, आपको क्या लिखना है, एडोलसेंट एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट विथ पेरेंट्स और हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखो, जब एडोलसेंट अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है सोसाइटी में, जो पेरेंट्स से बिल्कुल सेपरेट हो, तो इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो पेरेंट्स के नॉर्म्स को, वो पेरेंट्स के रूल एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। वो अपने अकॉर्डिंग अपने नॉर्म्स डेवलप करके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके फॉलो करने की कोशिश करता है, जिसे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। इस वजह से पेरेंट्स में और एडोलसेंट में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। दूसरा, कई बार एडोलसेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो अपने आप से भी अराइज हो जाते हैं। जैसे देखो, उसने जो गोल सेट किए थे, जो टारगेट उसे अचीव करने थे, वो अचीव नहीं कर पाया, तो वो अपने आप से ही डिससेटिस्फाइड हो जाता है, अनसेटिस्फाइड हो जाता है। अपने ऊपर ही वो क्वेश्चन रेज करने लग जाता है कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज नहीं है, वो कैपेबिलिटीज नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूं। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो पेरेंट्स के साथ भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं और सेल्फ के साथ भी एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोप विथ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी, डेवलप न्यू सेल्फ और not able to cope, identity crisis, suffer identity confusion। अब देखो, यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन आती हैं। जो एडोलसेंट कन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी को कॉप कर जाते हैं, हैंडल कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, वो अपना एक नया सेल्फ डेवलप कर लेते हैं सोसाइटी में। और जो एडोलसेंट आइडेंटिटी क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते, उनके अंदर आइडेंटिटी कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। देखो, एरिक एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी कंफ्यूजन एडोलसेंट को उसकी फैमिली और पीयर ग्रुप से आइसोलेट कर देती है, यानी वो अपने परिवार और अपने साथियों से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, वो एक पॉजिटिव आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाता। इस वजह से वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, उसके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंक्रीज्ड आइडेंटिफिकेशन विद पीयर्स। देखो, जो एडोलसेंस स्टेज होती है, इसमें पीयर ग्रुप का ग्रेट इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि एडोलसेंट पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब वो इस एज में एंटर करते हैं तो वो नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, एक ग्रुप फॉर्मुलेट कर लेते हैं और उस ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही उनका बिहेवियर डेवलप हो जाता है। जैसे ग्रुप के नॉर्म्स हैं, जैसे ग्रुप के रूल्स हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। पेरेंटल रूल को यहाँ पर वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पीयर ग्रुप का मेन इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, सेटिंग रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स।
देखो इस स्टेज में आकर बच्चा फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है कि बड़ा होकर वो क्या बनेगा, कौन सी स्ट्रीम उसे चूज करनी चाहिए जो उसके करियर में उसकी हेल्प करेगी। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चे का वोकेशन, बच्चे का प्रोफेशन, लेकिन कुछ कल्चर में बच्चों को अपने वोकेशन और प्रोफेशन के लिए खुद ही रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट करने होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कि फ्यूचर में उनके लिए कौन सा प्रोफेशन सही रहेगा, क्या वो बिजनेस करेंगे, क्या वो प्रोफेशन करेंगे या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। तो इस तरह से तरह तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके माइंड में कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो इंडल्ज होंगे। तो समझ आया, इस तरह से बच्चा एक आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है जब वो एडोलसेंस स्टेज में एंटर करता है। देखो जो एडोलसेंस स्टेज होती है ये बहुत डेलिकेट स्टेज होती है, वल्नरेबल स्टेज होती है। यहाँ बच्चे को फिजिकली और इमोशनली इजिली हर्ट किया जा सकता है। इस स्टेज में पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी होता है। अगर पेरेंट्स बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को चुप करा देते हैं, हर बात पर उसके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा, वो लोनलीनेस फील करेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाएगी और वो आउटसाइडर्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा जो है उसका पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप के जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वही बच्चे की पर्सनालिटी में डेवलप हो जाएंगे। तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है ड्यूरिंग एडोलसेंस स्टेज। तो समझ आया आपको, फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी में जब बच्चे की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो रही होती है और अगर उसे पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती है तो उसकी नेगेटिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है और नेगेटिव आइडेंटिटी डेवलप होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। किस तरह के इश्यूज डेवलप होते हैं, देखो कुछ मेजर कंसर्न डेवलप हो जाती है जिसमें पहली आती है डेलिक्वेंसी, दूसरी आती है सब्सटेंस अब्यूज और तीसरी आती है ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेलिक्वेंसी क्या होती है। डेलिक्वेंसी में आता है एंटी सोशल एक्ट, एंटी सोशल बिहेवियर। इसमें आता है लीगल ऑफेंस एंड क्राइम। देखो एंटी सोशल एक्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे काम जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे स्टीलिंग एंड बर्गलरी, वेंडलिज्म, ट्रूएंसी। देखो अगर बच्चे की नेगेटिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है तो वो डेलिक्वेंट बन जाता है। डेलिक्वेंट में वो क्राइम कमिट करता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस करता है। जैसे वो स्टीलिंग एंड बर्गलरी कर रहा है, यानी वो चोरी चकारी कर रहा है, वो डकैती कर रहा है। ये जो एक्ट है इन्हें सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, समाज में ये एंटी सोशल बिहेवियर है। दूसरा आता है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, गुंडागर्दी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का जानबूझ के नुकसान करना या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी गुस्से में आकर नुकसान करना। तो ये चीजें भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा आता है ट्रूएंसी। ट्रूएंसी का मतलब होता है घर से भाग जाना। जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा और बच्चा स्कूल से ही भाग गया, वो स्कूल से गायब हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज एंटी सोशल बिहेवियर कंसिडर की जाती है। ये सारी चीजें जब डेवलप होती हैं, बच्चा जब क्रिमिनल बनता है, जब बच्चे की नेगेटिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है, नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाती है, नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। बच्चा डेलिक्वेंट कब बनता है, बच्चा क्रिमिनल कब बनता है, वो लीगल ऑफेंस कब कमिट करता है, जब उसे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती, जब उसके पेरेंट्स उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, तो बच्चे के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज डेवलप हो जाती है। तो देखो जो डेलिक्वेंसी है, इट इज ऑफनली रिलेटेड टू फैमिली डिस्कॉर्ड।
जिस घर में 24 घंटे कलह रहती है, फैमिली डिस्कॉर्ड यानी परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, मार पिटाई होती रहती है, तो वहाँ पर बच्चे का जो एटीट्यूड है, जो पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप हो जाती है। लो पेरेंटल सपोर्ट, जो पेरेंट्स बच्चों की सपोर्ट नहीं करते, देखो जो एडोलसेंस स्टेज होती है, इस स्टेज पर पेरेंट्स की सपोर्ट की मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बच्चों के माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो जो पेरेंट्स बच्चों को अवॉइड कर देते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, पेरेंट्स हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं, इनसेंसिटिव रहते हैं, तो वो बच्चे आइसोलेटेड फील करते हैं, वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं। तो वो बच्चे डेलिक्वेंट बन जाते हैं, उनके बिहेवियर में क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। तीसरा आता है इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। देखो, जिस घर में बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, घर में हमेशा इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन रहता है, पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, छोटों से प्यार नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे घर में डिस्कॉर्ड रहता है, किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वहाँ बच्चों में वैसे ही पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, वो बच्चे भी इनडिसिप्लिन बन जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से बच्चे एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, जब उनके पेरेंट्स उन्हें टाइम पर सपोर्ट नहीं करते। दूसरा पॉइंट आता है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है एक्सेसिव इनटेक ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा मेक पर्सन इम्पल्सिव, लो एस्टीम, एंशियस एंड अनप्रेडिक्टेबल। देखो, एडोलसेंस स्टेज में बच्चे सब्सटेंस को यूज करने लग जाते हैं। सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस में आती हैं एडिक्टिव चीजें, जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स में आ जाती है हीरोइन है, चरस, गांजा, अफीम, इस तरह की चीजें बच्चे कंज्यूम करने लग जाते हैं, क्योंकि एडोलसेंस स्टेज में उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, और उनके कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए ना घर में कोई कम्युनिकेशन होता है, ना स्कूल में कोई कम्युनिकेशन होता है। तो बच्चे अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए सब्सटेंस को यूज करने लग जाते हैं कि उनको इससे रिलैक्स मिलेगा। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब क्या होता है कि जब इन सब्सटेंसेस को वो बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेने लग जाते हैं, एक्सट्रीमली कंजम्पशन करने लग जाते हैं, तो ये बन जाता है सब्सटेंस अब्यूज। देखो, जो एडोलसेंट एक्सेसिव इनटेक करते हैं सब्सटेंसेस का, यानी जो चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, ये सारी चीजें एक्सेसिवली कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बन जाते हैं, एग्रेशन डेवलप हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि उनका जो कॉग्निशन है वो बिल्कुल डिस्टोर्ट हो जाता है, उनके अंदर जो थिंकिंग एबिलिटीज होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से वो इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को बिना सोचे समझे ही वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो एग्रेशन शो करते हैं। दूसरा, उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है। देखो, जो सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है उसकी लो सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली बन जाएगी, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो सेल्फ डाउट करने लग जाता है, वो आइसोलेटेड फील करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी एस्टीम लो हो जाएगी। तीसरा, वो एंशियस हो जाते हैं। एंशियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वर्क प्लेस पर भी उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, घर में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फैमिली में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उनको खुद भी पता है कि जो चीज वो कंज्यूम कर रहे हैं वो उनकी हेल्थ के लिए भी नेगेटिव है और फैमिली पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो उसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब विड्रोअल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी उन्हें वो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, अब उनकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो ये होता है सब्सटेंस अब्यूज। नेक्स्ट आता है अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर।
देखो, जो लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेड होता है, उसके बारे में आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका कॉग्निशन टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आते हैं सब्सटेंस अब्यूज में। अब देखो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीयर ग्रुप प्लेज वाइटल रोल इन एडिक्शन प्रोसेस। जो एडिक्शन प्रोसेस होता है इसमें पीयर ग्रुप का मेजर रोल होता है, क्योंकि जो एडोलसेंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि पीयर ग्रुप में मुझे एक्सेप्टेंस मिले, तो जैसा पीयर ग्रुप कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसे एक्ट करना पड़ेगा। अगर पीयर ग्रुप के मेंबर स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो एडोलसेंट को भी बाय फोर्स ड्रिंक करवाया जाएगा, उसे स्मोक करवाया जाएगा। अगर वो मना करता है तो उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर पीयर ग्रुप का मेजर रोल होता है एडिक्टिव प्रोसेस के लिए। सब्सटेंस अब्यूज के लिए जो पीयर ग्रुप है वही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पीयर ग्रुप की बात रखने के लिए जो एडोलसेंट होते हैं वो अपने पेरेंटल रूल को भी ब्रेक कर देते हैं। क्लियर? तो ये दो मेजर कंसर्न थी। तीसरी मेजर कंसर्न आती है ईटिंग डिसऑर्डर। देखो, जब बच्चे के अंदर नेगेटिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है तो उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि या तो बच्चा एक्सेसिवली ईट करेगा या वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। तो इसमें 3 तरह के डिसऑर्डर आते हैं। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया और तीसरा है बिंज ईटिंग। ये तीनों क्या होते हैं, तीनों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो एडोलसेंट होता है वो वरीड होता है ओवरवेट की वजह से, फैट की वजह से, कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। इस वजह से वो बहुत कम खाना खाता है, वो खाना खाता ही नहीं है। अगर उसे भूख भी लगती है तब भी वो खाना नहीं खाता। वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह से बन जाता है, लेकिन वो खाना खाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे ये डर होता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। इसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा होता है बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होता है कि जो एडोलसेंट होता है वो भरपेट खाना खाता है, वो एक्सेसिव ईटिंग करता है, भूख नहीं होती तब भी वो खाना खाता है, लेकिन वो एक्सेसिव खाने को निकाल देता है बाय वॉमिटिंग एंड यूजिंग लैक्सेटिव्स। वो जबरदस्ती वॉमिट करता है, लैक्सेटिव्स यूज करता है, यानी लूज मोशन की दवाई लेकर के एक्सेसिव फूड को वो निकाल देता है। तो इसे हम कहते हैं बुलिमिया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है एडोलसेंट, भूख होती है तब भी खाना नहीं खाता। और बुलिमिया में क्या होता है कि भूख नहीं होने पर भी एडोलसेंट खाना खाते हैं, लेकिन एक्सेसिव खाने को वो बाय वोमिटिव या लैक्सेटिव यूज करके निकाल देते हैं। तीसरा आता है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग में क्या होता है कि जो एडोलसेंट होता है वो भरपेट खाना खाता है, बड़ी स्पीड से खाना खाता है, वो एक्सेसिव ईटिंग करता है और बेड पर पड़ा रहता है। जब भी आप उसे खाना देंगे वो हमेशा खाने के लिए तैयार रहेगा, चाहे उसे भूख हो या भूख ना हो, वो हर समय खाना खाता है, वो ओबीस बन जाता है। तो ये तीनों तरह के डिसऑर्डर भी हो जाते हैं जब इंडिविजुअल की आइडेंटिटी नेगेटिवली डेवलप होती है। क्लियर? तो ये 3 तरह के मेजर कंसर्न डेवलप होते हैं जब एडोलसेंट की आइडेंटिटी नेगेटिवली डेवलप हो जाती है। क्लियर? तो होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी एडल्टहुड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी डेवलपमेंटल स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।